नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है ये बंधन अब न छूटेगा। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि एक स्टोरी चैनल है मोटिवेटिंग वॉइस, जिसका नाम है। आप एक बार जाकर के उस चैनल पर विजिट करिए और यदि उस चैनल की कहानी आपको पसंद आती है तो उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। उषा स्नातक की छात्रा थी। उषा के स्नातक होने में अभी 6 महीने शेष थे। उसे अपना खर्चा चलाने के लिए ट्यूशन लेना पड़ता था, क्योंकि उषा की माँ चाहती थी कि वह अच्छे कॉलेज में पढ़े जिससे उसको अच्छी नौकरी मिले। इसलिए उसका नामी कॉलेज में एडमिशन करवा दिया गया था। भले ही उसकी फीस कुछ ज़्यादा थी, परंतु उसकी माँ इतना नहीं कमा पाती थी कि वह उसका पूरा खर्चा उठा सके। इसलिए उषा को खर्चा चलाने के लिए ट्यूशन लेना पड़ता था और ट्यूशन के पैसों से वो लगभग अपना खर्चा चला लिया करती थी। कभी कभी उषा की समझ में नहीं आता था कि उसकी माँ ने क्या सोचकर इस निकम्मे से शादी की। सारा दिन घर में पड़ा खाता पीता रहता है, कुछ काम नहीं करता, अव्वल दर्जे का आलसी था। धीरे धीरे उसने काम पर जाना बंद कर दिया। शकुंतला देवी, जो कि उषा की माँ है, की तनख्वाह में से आधे से अधिक तो उसके पीने में ही बर्बाद हो जाती थी। शकुंतला को बिरजू पर बहुत गुस्सा आता था जब वह पैसे छीन लेता था। उसने बिरजू को घर से निकालने की भी कोशिश की, लेकिन अब वह शकुंतला को भी पीट देता था। शकुंतला को बस यह तसल्ली थी कि बिरजू उषा को कुछ भी नहीं कहता था, ना ही उसके ट्यूशन के पैसों पर हाथ मारता था। उसके डर से मोहल्ले के आवारा लड़के भी उषा के आसपास नहीं फटकते थे। अब जब उषा कॉलेज में आ गई थी तो उषा को अब बिरजू की नज़रों में कुछ फर्क लगने लगा था। उसे लगता कि बिरजू की आंखें उसका पीछा कर रही हैं, उसकी देह को नाप तोल रही हैं। उसकी निगाहों से बचने के लिए वह ढीले ढाले सलवार कमीज दुपट्टे के साथ ही पहनती थी। कॉलेज में सबने शुरू में उसका मजाक भी बनाया, लेकिन उसने अपना पहनावा नहीं बदला, तो फिर सबने उससे इस बारे में बोलना भी छोड़ दिया। उसे डर था कि कहीं फैशनेबल कपड़ों के कारण मोहल्ले के छिछोरे लड़के उसके साथ ऐसी वैसी हरकत ना कर दें। कॉलेज में उषा की 2 सहेलियां थी, पूनम और पायल। दोनों ही उसकी यथासंभव आर्थिक मदद कर दिया करती थी और उसके घर की परिस्थितियों को समझते हुए उसका बहुत ध्यान भी रखती थी। उषा ने उन्हें अपने पिता की करतूतों के बारे में बताया था और यह भी कि वह अपनी माँ को उसके चंगुल से छुड़ाना चाहती है। पायल ने उषा को पिछले महीने ही अपने मामा से मिलवाया था। उनका एक छोटा सा स्कूल था। उषा की परेशानी को समझते हुए उन्होंने सहायता का आश्वासन भी दिया था। स्नातक की डिग्री प्राप्त करने पर वह उनको स्कूल में एक अध्यापिका के पद पर पढ़ाने के लिए रख लेंगे। वहाँ पढ़ाते हुए वह अपना बीएड की डिग्री भी हासिल कर लेगी और वहाँ के स्कूल के कैंपस में वो सुरक्षित रह भी लेगी और आगे पढ़कर अपना कैरियर भी बना लेगी। उषा इसी आस में अगले 6 महीने बहुत ही सावधानीपूर्वक बिताना चाहती थी। उसने अपनी माँ शकुंतला को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था कि कहीं बिरजू, जो कि उषा के पिता हैं, वो कोई भनक ना लग जाए। लेकिन कुछ दिनों से बिरजू का व्यवहार अजीब लग रहा था। न जाने कैसे कैसे लोगों को घर ला रहा था और उषा को चाय नाश्ता लाने को कहता। उसे उन आगंतुकों की नज़रें ठीक नहीं लगती थी। माँ को बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। माँ वैसे भी रात तक थकी हारी आती। वह स्वयं सतर्क हो गई थी और बिरजू की बातें सुनने का प्रयास करती। एक दिन किसी कारणवश ट्यूशन से उसको जल्दी आना पड़ा। बिरजू कहीं नज़र नहीं आ रहा था। वह चुपचाप घर के अंदर जाकर के सो गई। थोड़ी देर बाद बिरजू की आवाज़ से उसकी नींद खुली। वह फ़ोन पर बातें कर रहा था। वह किसी से कह रहा था कि भाई 7 लाख का सौदा हो गया है, उससे ज़्यादा देना है तो बता, वरना रोशन इसे 5वें दिन ही यहाँ से ले जाएगा। अबे बेवकूफ़, ऐसी गोरी चमड़ी और अनछुई लोंडिया तुझे कहाँ मिलेगी? पहले खुद मज़े लूटियो, फिर धंधा करवा लियो। मैं तो 1-2 साल और रुकता, लेकिन उधारी इतनी चढ़ गई है कि साले पीछे पड़ गए हैं। एक बार में ही सब चौकता हो जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो ये मकान भी है। उषा के प्राण सूख गए यह सुनकर, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया। बिरजू को बिल्कुल भी पता नहीं चलने दिया कि वह अंदर कमरे में है और उसने सब सुन लिया है। वह चुपचाप पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई और रोज़ के समय से घर में वापस प्रवेश किया। उसके पास 4-5 दिन का समय था। उसे कुछ जल्दी ही सोचना होगा। माँ को बताएगी तो वो आवेश में आकर बिरजू के साथ लड़ने पहुँच जाएगी
और बिरजू सतर्क हो जाएगा। रात भर उलझन में रही कि कैसे अपने आप को बचाए। माँ ने जब बेटी को रात भर करवटें बदलते देखा तो बेटी से पूछा, क्या बात है बेटा, बड़ी परेशान सी लग रही है। उषा, नहीं माँ, कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही। माँ को भी अब टेंशन होने लगी थी कि कोई बात तो जरूर है जिससे उसकी बेटी परेशान है, पर क्या। माँ भी अब बिरजू पर ध्यान रखने लगी थी, पर क्या करती, उसके सामने तो उषा की तरफ वो देखता भी नहीं था। अब तो उषा एक ही उपाय समझ में आ रहा था उषा को कि वो पायल के मामा जी से बात करके अगले ही दिन उनके स्कूल के कैंपस में माँ के साथ रहने चली जाए। उषा अगले दिन जल्दी से तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल पड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि कहीं पायल के मामा जी ने 6 महीने पहले उसे कैंपस में जगह देने से मना कर दिया तो वह कहाँ जाएगी। इन विचारों से उसके दिमाग में इतना खौफ पैदा हो गया था कि वह लगभग भागती हुई अपनी कक्षा की ओर चली जा रही थी। भागते भागते वह इतनी जोर से एक इंसान से टकराई कि उसका सिर ही घूम गया। चक्कर के कारण उसकी आंखें बंद हो रही थी। तभी एक हाथ उसकी कमर पर आया और उसने उसे थाम लिया। जब कुछ पल बाद संभल कर उसने आंखें खोली तो सामने खड़ा था कॉलेज का सबसे घमंडी और बिगड़ैल लड़का कबीर। कॉलेज में ऐसा कोई नहीं था जो कबीर को न जानता हो। कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा था कबीर, इसलिए प्रधानाचार्य से लेकर के चपरासी तक उनके आगे पीछे घूमते थे। छात्र छात्राएं उसे ऐसे घेरे रहते थे, उसके पैसे और रुतबे का लाभ उठाना चाहते थे। उसके दो ही शौक थे, बास्केटबॉल खेलना और महंगी गाड़ियां और बाइक में कॉलेज आना। उषा ने भी उसके बारे में बहुत सुना था, पर उसने कभी कभार ही उसे देखा था। एक तो वह कॉलेज की बास्केटबॉल टीम का कप्तान था और उसके कारण टीम ने कई मैच भी जीते थे। दूसरा, पूनम और पायल दोनों ही उसके नाम को लेकर आहें भरती रहती थी, लेकिन 2.5 साल में उषा का उससे कभी आमना सामना नहीं हुआ। वह स्नातकोत्तर का छात्र था और उसका ये अंतिम वर्ष था। उषा उसकी छुअन से सिहर उठी। सॉरी सॉरी कहते हुए उषा जल्दी से आगे बढ़ने लगी। उसे लेक्चर शुरू होने से पहले ही पायल से बात जो करनी थी। उसके हाथ में जो पेन था वो भी नीचे गिर गया और उषा ने उसे उठाने की चेष्टा भी नहीं की। लेकिन कबीर ने पेन उठाते हुए उसे आवाज़ दी, तुम्हारा पेन गिर गया है। और कोई होता तो वह नज़रअंदाज भी करके निकल जाती, लेकिन कबीर के साथ ऐसा करना मतलब एक और मुसीबत मोल लेना। उसने घबरा कर पीछे देखा तो कबीर हाथ में पेन लिए खड़ा था। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें टकराई। कबीर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उषा। कहते हुए लगभग वह भागती हुई अपनी कक्षा की ओर बढ़ गई। उसे कबीर बहुत ही गंभीर लगा। उषा ने सोचा घमंडी है, फिर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कबीर को भी दो बातें बड़ी अजीब लगी। आज तक किसी भी लड़की ने उसे नज़रअंदाज नहीं किया था और उस लड़के की आंखों में उसने ऐसा खौफ देखा जो उसने पहले कभी किसी की आंखों में नहीं देखा था। उसको वह लड़की पहेली सी लगी जिसे उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। उषा ने कक्षा में पहुंचते ही पायल को ढूंढा, लेकिन वह दिखी नहीं। पूनम ने बताया कि पायल के दादाजी को हार्ट अटैक आया है और वह अपने परिवार के साथ उनके पास गई है। उसने 1 हफ्ते की छुट्टी भी ली है। अब ऐसे में उनसे मदद की मांग कैसे कर सकती थी। अब उषा को लग रहा था कि ये द्वार भी अब बंद हो गया है उसके लिए। ऐसे में अपनी सुरक्षा के लिए वह किधर जाए उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अब तो बस एक ही उपाय था कि रात को माँ से बात करके अगले दिन अपने काम का बहाना बनाकर निकले और कहीं जाकर छुप जाए। बड़े ही अनमने मन से वह घर पहुंची और बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे में जाकर लेट गई। पता नहीं कितनी देर वह लेटी रही कि अचानक बाहर से बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। वह बाहर भागी तो देखा बिरजू गिड़गिड़ा रहा था, मुझे छोड़ दो, रहम करो, मैं तुम्हारी पाई पाई लौटा दूंगा। 3 गुंडे बिरजू पर लात घुसे बरसा रहे थे और वह कहरा रहा था। वैसे तो उषा को बिरजू से नफरत होने लगी थी, लेकिन फिर भी वो उसको पीटते हुए नहीं देख सकती थी। जब उसको पिटते हुए देखा तो उषा को दया आ गई। उसने आगे बढ़कर गुंडे का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाने लगी, छोड़ दो उन्हें, यह क्या कर रहे हो। अब तीनों गुंडों का ध्यान उषा की तरफ गया और बिरजू पागलों की तरह चिल्ला रहा था, तू अंदर जा, तू अंदर जा। एक गुंडा बोला, क्यों बे साले, कौन है ये? बिरजू, माई बाप, इसको हाथ नहीं लगाना, बेटी है मेरी। गुंडा,
साले जब पीता है तब नहीं सोचा कि कहाँ से पैसे भरेगा? इस लोंडिया को उठा लो, जब पैसे ही हो तो साले आकर ले जाना। और उन्होंने बिरजू के पेट में एक और लात मारी और उषा को उनकी आंखों के सामने से उठाकर ले गई। उषा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। कहाँ तो वह बिरजू और उसके पापी इरादों से बचना चाह रही थी और कहाँ वह इन गुंडों के चंगुल में फंस गई है। उसने बहुत हाथ पैर मारे अपने आप को छुड़ाने के लिए, लेकिन 3 हट्टे कट्टे पहलवानों के आगे उसकी एक न चली। घर के बाहर खड़ी गाड़ी में उसके हाथ बांधकर और मुंह पर टेप लगाकर उसे बैठा दिया। अंधेरा गहराने लगा था, आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। रात को माँ आएगी तो उसको भी न जाने उसके गायब होने की क्या कहानी सुनाकर बहला देगा बिरजू। उषा का अब डर के मारे बुरा हाल था, वह रोए जा रही थी। शाम को जब शकुंतला ड्यूटी से लौटी तो बिरजू पड़ा था। शकुंतला ने सोचा आज फिर पीकर पड़ा है, तो उसने उससे बात करना उचित नहीं समझा। अंदर जाकर देखा तो उषा घर में नहीं थी। अब शकुंतला को चिंता होने लगी तो उसने बिरजू से पूछा कि उषा कहाँ है। बिरजू ने सोचा अब इसको क्या बताऊं, बेमतलब ये मेरा दिमाग खाएगी, तो बोल दिया कि अभी तक आई नहीं है तुम्हारी लाडली। चिंतित शकुंतला ने उसकी सहेलियों के घर फोन किया, पर उनको तो कुछ भी पता नहीं है। शकुंतला, कहाँ चली गई मेरी बच्ची? पिछले कुछ दिनों से बड़ी बेचैन सी लग रही थी, कल सो भी नहीं पाई थी ठीक से, न जाने किस हाल में होगी। अब रात को किससे मदद लूं? कहीं लोग मेरी बच्ची को गलत ना समझे। सुबह ही होने पर पता लगाऊंगी। इधर न जाने कितनी देर बाद गाड़ी शहर के बाहर सुनसान रास्ते पर होते हुए एक बहुत बड़े से लोहे के दरवाजे के आगे आकर रुक गई। चौकीदार ने गाड़ी में झांका और दरवाजा खोल दिया। गाड़ी एक आलीशान बंगले के सामने से गुजरी और पीछे की तरफ बने हुए एक 2 कमरे के मकान के पास जाकर रुक गई। उसको एक गुंडे ने गाड़ी से खींचकर नीचे उतारा और घर में ले गया। वह बोला, जब तक तेरा बाप भैया जी के पैसे नहीं लौटा देता तू यहीं रहेगी। भागने की कोशिश मत करना, चारों तरफ सख्त पहरा है। थोड़ी देर बाद उसे कदमों की आहट सुनाई दी। फिर ताला खोलकर 4 लोग अंदर आए। 3 तो पहले वाले गुंडे थे और चौथा लंबा चौड़ा सांवला सा आदमी था जिसने कुर्ता धोती पहन रखा था। वह बहुत ही गुस्से में था। एक गुंडे के सिर पर चपत लगाते हुए बोला, गधे, कितनी बार कहा है इन पचड़ों में औरतों और बच्चों को मत घसीटा कर। फिर वह उषा की तरफ देखते हुए बोला, तुम आराम करो, कल तुम्हें सकुशल घर पहुंचाने का इंतजाम करवाते हैं। इतने में एक और बंदा भागते हुए कमरे में आया और हाँफते हुए बोला, क्या बात है, क्या हो रहा है यहाँ पर? वो लंबा चौड़ा आदमी उसे धकेलते हुए बोला, कुछ नहीं बचुआ, तुम बाहर चलो, तुम इन लफड़ों से दूर ही रहो। आगंतुक गुस्से में बोला, जब तुम इन सबको लफड़ा मानते हो तो खुद दूर क्यों नहीं रहते हो इस तरह के काम से? बापू। खूब कोशिश के बावजूद आगंतुक ने अंदर झांकी लिया और उषा को देखते ही बोला, तुम? उषा भी उसको देखकर भौचक्की रह गई और मन ही मन सोचने लगी, ये यहाँ क्या कर रहा है। उस लंबे तगड़े आदमी ने आश्चर्य से पूछा, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? कबीर, नहीं, जानते नहीं हैं, एक बार कॉलेज में देखा था, लेकिन यह सब क्या है? ये यहाँ क्या कर रही है? वो आदमी अपने आदमियों की तरफ देखते हुए बोला, इन सालों की बेवकूफ़ी है, कल इसे सही सलामत इसके घर पहुंचा देंगे। कबीर अभी भी गुस्से में था। कोई आवश्यकता नहीं है, कोई इस कमरे में नहीं आएगा, अब कल मैं छोड़कर आऊँगा इसे। फिर सब कमरे से बाहर चले गए। उषा को समझते देर नहीं लगी कि वह लंबा चौड़ा आदमी कबीर के पिता विजय प्रताप है। इनकी शराब की दुकान होगी और बिरजू वहाँ से लेकर शराब पीता होगा। उधारी ज़्यादा हो गई होगी, इसलिए लोग तकाजा कर रहे होंगे। अब अगर वह कल घर गई तो बिरजू उसे तुरंत रोशन के हाथ बेच देगा। उसे लगा अब इस शहर में उसे कोई शरण दे सकता है तो वो केवल कबीर है। बिरजू भी उससे भिड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। उसे कबीर से इस बारे में बात करनी होगी, लेकिन कबीर उसकी बात मानेगा या नहीं, सहायता करेगा भी तो कैसे? 24 घंटे अपने गुंडे तो छोड़ेगा नहीं उसकी निगरानी करने के लिए। समझ नहीं आ रहा कि मदद मांगे तो किस तरह। उधर कबीर भी सोच में डूबा हुआ था कि कैसा बाप है उषा का जिसे पीने की पड़ी है।
बेटी की चिंता नहीं, उसे छुड़ाने भी नहीं आया। उसने कमरे की खिड़की से बाहर झाँका तो थोड़ी दूर पर ही वह कमरा था जहाँ उषा को रखा गया था। उस कमरे की बत्ती जली हुई थी और उषा परेशान से कमरे में चहलकदमी कर रही थी। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि जब अगले दिन उसे सकुशल घर पहुंचाने की बात हो गई है तो वह इतनी क्यों परेशान हो रही है। उषा पलटी तो उसकी नज़र बाहर कबीर की खिड़की की तरफ गई। वहां कबीर को खड़ा देख उसने सिर नीचे किया और कुछ पल के बाद ही उसके कमरे की लाइट बंद हो गई। उषा की चिंता के कारण रात भर उषा को नींद नहीं आई। उसे लग रहा था कि उसका शरीर बेजान हो गया है। सुबह हो गई थी। अब एक एक पल बड़ी फुर्ती से गुजर रहा था। इस दौरान कोई नाश्ता रख गया, लेकिन वह इतनी सहमी हुई थी कि उसने नाश्ते की तरफ देखा भी नहीं। आगे क्या होगा, यही सोच सोच कर उसका दिमाग बोरा गया था। वह पसीना पसीना हो रही थी और जब करवीर दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो वह बुरी तरह हाँफ रही थी। वह इस तरह डरी हुई थी मानो कोई चिड़िया किसी जानवर के पंजे में जकड़ी हुई हो। कबीर को उसकी इस हालत पर अचंभा हुआ। वह बोला, इतनी परेशानी की क्या बात है? बोला तो है कल छोड़ दूंगा। कबीर की आवाज़ सुनकर वह ऐसे चौंकी जैसे किसी और ही दुनिया में हो। एकदम से हड़बड़ा कर बोली, कबीर, मुझसे शादी कर लो। कबीर को लगा उसने शायद गलत सुना। वह बोला, क्या कह रही है? लेकिन वह बिना रुके बोलती जा रही थी, कबीर, इधर आप मुझे घर छोड़कर आएंगे, उधर मेरा बाप मुझे बेच देगा अपना कर्ज चुकाने के लिए। कबीर को यह सुनकर एकदम झटका लगा। वो बोला, ये क्या कह रही हो तुम? कोई बाप अपनी ही बेटी को बेच देगा? साफ साफ कहो, बात क्या है? अब उषा कबीर को बताती है कि वो मेरा असली बाप नहीं है और अपने पिता को याद करके उषा की पलकें भीग जाती हैं। कितने भले इंसान थे, कितना प्यार करते थे। बड़े से अस्पताल में अकाउंटेंट का काम करते थे। एक बार सीढ़ियों से ऐसे फिसले कि फिर कभी उठ ही नहीं पाए। पापा की मृत्यु के बाद माँ को वही काम मिल गया था। 13 साल की थी मैं जब पापा की डेथ हुई। जब पिता का साथ छूटा तो लगा सुरक्षा कवच ही छिन गया। बिना पुरुष संरक्षण के मोहल्ले में रहना दूभर हो गया था। कोई भी पुरुष मुंह उठाए आ जाता था मदद करने के नाम पर। पिता ने एक एक पाई जोड़कर मकान बना रहा था। छोड़कर कहाँ जाते? पापा की मृत्यु के बाद माँ मेरी सुरक्षा को लेकर बहुत घबरा गई थी। सस्ती जमीन के लालच में पापा ने जिस मोहल्ले में मकान बनवाया था वह मोहल्ला शराबी, जुआरी और आवारा लोगों से भरा पड़ा था। कई बार सोचा मकान बेचकर कहीं और मकान ले लें, लेकिन इतने कम पैसों में दूसरा मकान मिलना नामुमकिन था। किराए का लेगी तो आधे से ज़्यादा तनख्वाह किराए में ही देने को निकल जाएगी। माँ को मेरी पढ़ाई की भी चिंता थी। तभी माँ की मुलाकात इस बिरजू से हुई। बिरजू सेल्समैन था। अक्सर दवाइयाँ बेचने के लिए अस्पताल आया करता था। वह नीली शर्ट और काली पैंट और टाई वाई लगाकर बड़ा ही स्मार्ट लगता था। सबसे बड़ी शालीनता से बोलता था। चुटकुले सुनाकर सबको हंसाता रहता था। माँ को औरों से ज़्यादा तवज्जो देता था। 4 साल हो गए थे पापा की मृत्यु को। माँ बहुत अकेलापन महसूस करने लगी थी। बिरजू माँ के छोटे मोटे काम कर देता था, उनका ख्याल रखता था, उनकी तारीफ करता था। बस धीरे धीरे माँ उनकी तरफ आकर्षित होने लगी। कभी उसे घर ले जाती तो वो मेरे से बड़े ही अपनेपन से मिलता। बिरजू ने जब माँ से शादी की इच्छा प्रकट की तो वह मना नहीं कर पाई। बिरजू किराए के मकान में रहता था। उसका कोई नाते रिश्तेदार नहीं था, इसलिए शादी के बाद वह हमारे घर में ही आकर रहने लगा। 6 महीने में ही उसका असली चेहरा सामने आ गया। वह दिन भर पड़ा खाता पीता रहता, कुछ काम नहीं करता, अव्वल दर्जे का आलसी हो गया था। धीरे धीरे उसने काम पर जाना बंद कर दिया। माँ की तनख्वाह में से आधी से अधिक वह पीने और पिलाने में बर्बाद कर देता था। माँ को बिरजू पर बहुत गुस्सा आता था जब वह उससे पैसे छीन लेता था। उसने बिरजू को घर से निकालने की भी कोशिश की, लेकिन अब वह माँ को पीट भी देता था। माँ को बस यह तसल्ली थी कि बिरजू मुझे कुछ नहीं कहता था, ना ही मेरे ट्यूशन के पैसों पर हाथ मारता था। उसके डर से मोहल्ले के आवारा लड़के भी मेरे आसपास नहीं फटकते थे। परंतु कल जब मैं कॉलेज से घर आई तब मैंने उनकी बातें सुन ली। वो किसी से मुझे बेचने की बात कर रहा था। बस आप मुझे 6 महीने अपने घर में शरण दे दो, मैं पढ़ाई पूरी करके कोई नौकरी ढूंढ लूँगी। नौकरी नहीं भी मिली तो भी रहने का कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूँगी।
इसके बाद आपको कभी नज़र नहीं आऊँगी, ना ही आपको परेशान करूँगी। चाहे तो आप वकील से कॉन्ट्रैक्ट बनवा लें, जिस पर मैं दस्तखत कर दूँगी कि मैं आप पर या आपकी किसी भी वस्तु पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। प्लीज़ मुझे उस नरकीय ज़िंदगी से बचा लो। एक बार उस गंदगी में फँस गई तो फिर कभी नहीं निकल पाऊँगी। मैं आपकी ज़िंदगी भर कृतज्ञ रहूँगी। उषा के स्वर में याचना थी और आँखों में भय। कबीर को वह समय याद आया जब डॉक्टर ने माँ को कैंसर से पीड़ित बताया था। वह और बापू सकते में आ गए थे, लेकिन माँ की घबराहट उनके चेहरे पर झलक रही थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि उनके पास अधिक समय नहीं है। बापू और उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर कितना दुख हो गई थी माँ। जैसे देह कमजोर होने लगी थी, उनकी आंखों में बेबसी और खौफ बसता जा रहा था। वो अपनी खुशहाल जीवन और उन दोनों को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। एक दिन बापू और उसका हाथ पकड़कर बहुत रोई थी। वह भी फूट फूट कर रोया था। उस दिन नियति के आगे अपने आप को बहुत लाचार पाया था। उसके बाद 10-15 दिन जिंदा रही होगी माँ। वह और बापू माँ के पास ही रहते थे, लेकिन चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे उनको बचाने के लिए। उन दोनों की आंखों के सामने माँ धीरे धीरे मौत के मुंह में समा गई। वे लाचार खड़े रह गई। कबीर को लगा कि वो उषा की सहायता करके शायद अपनी माँ की आत्मा को शांति प्रदान करने में कुछ सफल होगा। कबीर अपने ही विचारों में खोया हुआ था। जब उसकी ओर से कोई जवाब नहीं आया तो उषा की आंखों में भी अश्रुधारा बहने लगी। कबीर के लिए यह प्रस्ताव बहुत ही अप्रत्याशित था। वह एकदम से नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या करे। वह उसकी सहायता करना चाहता था, लेकिन इस तरह उसे अजीब लग रहा था। उषा को उम्मीद थी कि शायद कबीर उसकी बात मान लेगा, लेकिन अब वह हारे हुए इंसान की तरह सिर झुकाए रो रही थी। तभी कबीर के मुंह से एकदम से निकला, ठीक है, मुझे मंजूर है। सुनते ही उषा आंखें पोंछते हुए बोली, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, ना ही आपके जीवन में कोई दखल अंदाजी करूंगी। कबीर, हाँ हाँ ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट बनवा लूंगा, लेकिन इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, ना तो बापू को ना ही किसी और को। कबीर ने जब अपने पिता से अपनी शादी की मंशा जाहिर की तो विजय प्रताप को लगा कि उस पर किसी ने तोप का गोला दाग दिया हो। कबीर के अलावा इस संसार में अब उसका कोई नहीं था। उसके पास धन दौलत तो खूब थी, पर कबीर का मुख देखकर जीते थे। लेकिन पत्नी के देहांत के बाद न जाने क्यों कबीर खामोश सा हो गया था। गुमसुम सा रहता था घर में, बहुत कम समय बिताता था। विजय प्रताप बात करने की कोशिश करते, कबीर हाँ हूँ में जवाब देकर इधर उधर हो जाता था। उनकी एक दो कंपनियों को वह संभालता भी था, लेकिन कबीर को उसकी शराब की दुकानें पसंद नहीं थी। विजय प्रताप ने निश्चय कर लिया था कि इन दुकानों को बंद करके किसी और कारोबार में पैसा लगा देंगे, लेकिन कबीर आगे बढ़कर बोले तो सही कि वह चाहता क्या है। आज आगे बढ़कर उसने जो बोला उससे वे सकते में आ गए। बड़े ही अरमान थे उनके कबीर के विवाह को लेकर। दोस्तों, अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कबीर के पिता इस विवाह के लिए या यूं कहें कि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार होते हैं या नहीं, और अगर ये हो जाते हैं तैयार तो फिर आगे क्या होता है। क्या बिरजू उषा को बेच देगा या नहीं, जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए कमेंट करके बता दीजिए कि ये पार्ट आपको कैसा लगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।